हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक बार फिर से नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस के बारे में, अर्थात नवाचार निर्णय प्रक्रिया। हम जानेंगे कि नवाचार निर्णय प्रक्रिया क्या होती है और इसके अंदर व्यक्ति किन किन चरणों से होकर के गुजरता है, तब वो किसी भी नवाचार को ग्रहण करता है। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो पीडीएफ हैं वो यहाँ से आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, नवाचार निर्णय प्रक्रिया। इट इज़ द मेंटल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासेज फ्रॉम फर्स्ट नॉलेज ऑफ एन इनोवेशन टू फॉर्मिंग एन एटीट्यूड टुवार्ड्स द इनोवेशन to a decision to adopt, implementation of new idea and confirmation of his decision। सबसे पहली बात क्या है? इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। अगर हम इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस अर्थात नवाचार निर्णय प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि यह है क्या, तो यह एक मानसिक अवस्था है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति नवाचार के पहले ज्ञान से गुजरता है और नए नवाचार के क्रियान्वयन के लिए, एक निर्णय के लिए, एक नवाचार के प्रति दृष्टिकोण को बनाता है। आगे देख लेते हैं। दिस प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्शंस एंड चॉइसेज ओवर टाइम थ्रू विच एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन एवेलुएट्स ए न्यू आइडिया एंड डिसाइड्स वेदर और नॉट टू incorporate the new idea into ongoing practice। इस प्रक्रिया में समय के साथ कार्यों और विकल्पों की एक श्रृंखला होती है। किस चीज़ की? एक्शन एंड चॉइसेज की, यानी कार्यों की और विकल्पों की एक श्रृंखला होती है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या संगठन एक नए विचार का मूल्यांकन करता है। ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एवेलुएट्स, अर्थात एक व्यक्ति या संगठन एक नए विचार का मूल्यांकन करता है और यह तय करता है कि नए विचार को अभ्यास में शामिल किया जाए अथवा नहीं। यानी आपका जो ऑन गोइंग प्रोग्राम चल रहा है, आप जिस टेक्नोलॉजी को पहले यूज कर रहे हैं उसके साथ में ये जो नया नवाचार है, नया जो विचार है, इसको आप शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि इनोवेशन क्या होता है, एक कोई भी नया विचार, एक न्यू आइडिया को हम इनोवेशन कहते हैं। और इनोवेशन को अपनाने के लिए हम क्या करते हैं? इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं। यानी ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति क्या करता है, किसी भी नवाचार को ग्रहण करने से पहले एक प्रक्रिया से होकर के गुजरता है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत गुजर करके वो एक दृष्टिकोण को बनाता है, एक एटीट्यूड बनाता है और उस एटीट्यूड के अनुसार वो ये निर्णय लेता है कि इस नवाचार को वो ग्रहण करे अथवा ना करे। जैसा कि आपको पता है कि इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस यानी कोई भी इनोवेशन जो होता है उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर होता है और इस रिस्क फैक्टर की वजह से वो क्या करता है? एवेल्युएशन करता है और एवेल्युएशन करने के बाद में ये निर्णय लेता है, ये डिसीजन लेता है कि वो उस नए विचार को एक्सेप्ट करे, एडॉप्ट करे अथवा उसको रिजेक्ट करे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। आगे बात कर लेते हैं स्टेज ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। अब यदि हम बात करें कि नवाचार निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं या स्टेप्स होते हैं या स्टेज होती हैं, तो द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द मॉडल ऑफ द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेट्स। इसमें कितनी होती हैं? 5 चरण होते हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज नॉलेज स्टेज, अर्थात जानकारी की अवस्था। सेकंड परसुएशन स्टेज, अर्थात प्रोत्साहन अवस्था। थर्ड डिसीजन स्टेज, अर्थात निर्णय अवस्था। फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, अर्थात कार्यान्वयन अथवा क्रियान्वयन अवस्था। एंड फिफ्थ इज कन्फर्मेशन स्टेज, अर्थात स्थायीकरण अवस्था।
तो ये जो 5 स्टेज होती हैं जिनसे गुजर करके कोई भी व्यक्ति किसी भी नए विचार को अर्थात किसी भी इनोवेशन को या तो अडॉप्ट करता है या उसको रिजेक्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, नॉलेज स्टेज अर्थात जानकारी की अवस्था। यदि हम जानकारी की अवस्था की बात करें तो इट ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड टू द इनोवेशन एंड गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ इट फंक्शंस। अगर हम जानकारी की अवस्था की बात करें तो यह तब होता है जब एक व्यक्ति नवाचार के संपर्क में आता है, नवाचार के बारे में जानता है और उसको समझता है कि वो कैसे काम करता है, यानी नवाचार को हम कैसे काम कर सकते हैं, तो उसे क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं, अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट, दीज 2 स्टेप्स आर मर्ज्ड इन नॉलेज स्टेज। नॉलेज स्टेज में क्या होता है, एक तो आपको अवेयरनेस होगी, यानी आपको किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, और दूसरा आपको इंटरेस्ट होगा अर्थात रुचि होगी, तो आप क्या करेंगे और जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 जो स्टेप्स होते हैं वो नॉलेज स्टेज के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देख लेते हैं, कॉलेमन 1966 गेव मोर एम्फेसिस ऑन अवेयरनेस पार्ट रेदर देन द इंटरेस्ट पार्ट और नीड। कॉलेमन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने अवेयरनेस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करा था कि अवेयरनेस ज़्यादा आवश्यक है, इंटरेस्ट और नीड इतनी आवश्यक नहीं है। यानी कि नॉलेज स्टेज की अगर हम बात करें तो नॉलेज स्टेज में अवेयरनेस होती है, यानी हमें किसी भी नए विचार के बारे में या नए थॉट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसी को हम नॉलेज स्टेज कहेंगे। उन्होंने ये कहा है कि इंटरेस्ट और नीड तो बाद की बात होती है, ये नॉलेज स्टेज में नहीं आएंगे। तो ये कॉलेमन का एक विचार था। द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज पोसेस्ड बाई एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। अगर हम नॉलेज स्टेज की बात करें तो नॉलेज स्टेज के 3 टाइप होते हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप इज अवेयरनेस नॉलेज। इसे हम कहेंगे जागरूकता ज्ञान। द इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड टू क्वेश्चंस सच एज व्हाट इज एन इनोवेशन, एडवांटेज ऑफ यूजिंग इनोवेशन। कि कोई भी इंडिविजुअल है वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, यानी उसके कुछ सवाल होते हैं, उनसे अवगत कराया जाता है, जैसे कि इनोवेशन क्या है, यानी नया विचार है क्या, उसे उस नए विचार का बारे में जानकारी होती है। दूसरी बात क्या है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग इनोवेशन। अगर वो व्यक्ति उस नए विचार को अपनाता है तो उसको क्या लाभ होगा, अगर वो उसका उपयोग करेगा तो उसको क्या लाभ होगा, तो ये अवेयरनेस नॉलेज होगी। सेकंड पार्ट की अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो हाउ टू नॉलेज, यानी ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ज्ञान का कैसे यूज हो, तो कंसिस्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू यूज इनोवेशन, यानी नवाचार का उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी होना आवश्यक है कि अगर कोई भी इनोवेशन है तो इस इनोवेशन को हम यूज कैसे कर सकते हैं, हाउ। तो ये क्या है, सेकंड स्टेप हो जाएगा, हाउ टू यूज इट करेक्टली, अर्थात इसका सही उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो प्रिंसिपल्स नॉलेज अर्थात सिद्धांतिक ज्ञान, इंफॉर्मेशन डीलिंग विद द फंक्शनिंग ऑफ द इनोवेशन, यानी इसमें क्या होता है कि नवाचार के कामकाज से संबंधित जानकारी के बारे में हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, यानी सैद्धांतिक पहलू क्या है उस नवाचार का, उस नए ज्ञान का। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। सेकंड स्टेज अर्थात परसुएशन स्टेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रोत्साहन अवस्था। प्रोत्साहन अवस्था के अंतर्गत इन दिस phase an individual forms a favorable or unfavorable attitude towards an innovation which eventually may lead to adoption / rejection corresponding to his attitude। अर्थात इस चरण में एक व्यक्ति एक नवाचार के लिए एक अनुकूल अथवा प्रतिकूल दृष्टिकोण बनाता है।
ठीक है, क्या बनाएगा, फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड बनाएगा। किस चीज़ के बारे में, फॉर द इनोवेशन, टुवार्ड्स एन इनोवेशन, एक नवाचार के बारे में, यानी कोई भी नया थॉट उसको पता चला, फर्स्ट स्टेज में उसे क्या हुई, अवेयरनेस हुई, उस अवेयरनेस के बारे में वो क्या करेगा कि सेकंड स्टेज में पहुंच करके एक फेवरेबल या अनफेवरेबल, ठीक है, तो ये दो कंडीशन वहाँ पे होंगी, यानी वो एक एटीट्यूड बनाएगा इसके प्रति, और उसके द्वारा क्या होगा कि उसके द्वारा वो या तो उसको अडॉप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। जो दृष्टिकोण बनाया है उस दृष्टिकोण के अनुरूप अपनाने अथवा अस्वीकृत करने का कारण बन सकता है वो एटीट्यूड उसका। आगे देख लेते हैं। एटीट्यूड is a relatively enduring organization of an individual's belief about an object that predisposes his or her actions. In this stage, individual actively seeks information of innovation. For example, the attributes of innovation. The attributes play an important role in this stage. अब यदि हम किसी मनोवृत्ति किसी वस्तु के बारे में किसी व्यक्ति के विश्वास या अपेक्षाकृत स्थायी संगठन है जो उसके कार्यों का पूर्व निपटान करता है। इस चरण में व्यक्ति सक्रिय रूप से नवाचार की जानकारी की तलाश करता है, अर्थात वो ये जानने का प्रयास करता है कि इनोवेशन है क्या। उस इनोवेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन, अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें कि नवाचार की विशेषताएं क्या हैं, ये जानकारी वो तलाश करता है किसमें, परसुएशन स्टेज में, कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। वो जो नया कहते हैं इन्फॉर्मेशन है, न्यू आइडिया है, उस न्यू आइडिया के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। द एट्रीब्यूट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो विशेषताएं होती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। कैसे, वो ऐसे, क्योंकि अगर हम परसुएशन स्टेज की बात करें तो परसुएशन स्टेज क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। इस मेंटल प्रोसेस में वो क्या करेगा कि जो नवाचार है यानी कोई नया विचार है उसके लिए वो एक विचार बनाता है अपने मन के अंदर कि क्या वो मेरे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अब फेवरेबल और अनफेवरेबल की अगर हम बात करें तो वो इसमें ये देखने का प्रयास करता है कि वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हैं या नहीं, उसके नॉर्म्स, उसके जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग हैं या नहीं हैं। अगर वो उसके अकॉर्डिंग हैं तो उनके वो फेवरेबल एटीट्यूड बनाएगा, और अगर वो उसके अकॉर्डिंग हैं नहीं हैं तो वो अनफेवरेबल एटीट्यूड बनाएगा। और उस एटीट्यूड के कारण क्या करेगा, वो उस नवाचार को, अर्थात जो इनोवेशन है उस इनोवेशन को अडॉप्ट करने अथवा रिजेक्ट करने की स्थिति को बनाता है। ठीक है, तो ये परसुएशन स्टेज जो है वो बहुत ही आवश्यक स्टेज है। इस स्टेज में वो किसी भी इनोवेशन को या तो अडॉप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और एटीट्यूड फेवरेबल अगर बनता है तो वो आगे की स्टेज में चला जाएगा, और अगर अनफेवरेबल बनेगा तो वो आगे की स्टेज में नहीं जाएगा और वहीं पर उस इनोवेशन को छोड़ देगा। नेक्स्ट स्टेज के बारे में, जब वो दो स्टेज को क्रॉस कर लेता है, यानी फर्स्ट में उसको नॉलेज हो जाती है किसी चीज़ के बारे में, और सेकंड जो स्टेज होती है परसुएशन स्टेज, इस स्टेज में वो क्या करेगा, एक एटीट्यूड बना लेगा, और एटीट्यूड बनाने के बाद में वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा। ठीक है, अर्थात निर्णय लेगा, और ये थर्ड स्टेज है, और ये भी क्या है, एक मेंटल स्टेज ही है। तो बात कर लेते हैं डिसीजन स्टेज के बारे में। एन इंडिविजुअल इंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट लीड टू चॉइस टू अडॉप्ट और रिजेक्ट इनोवेशन। एक व्यक्ति गतिविधियों में संलग्न होता है जो नवाचार को अपनाने या अस्वीकार करने के लिए विकल्प का नेतृत्व करता है, यानी वो चॉइस लेता है कि या तो वो अडॉप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा नवाचार को। क्लियर, आगे देख लेते हैं।
अडॉप्शन इज अ डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ इनोवेशन एज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। अगर हम अडॉप्शन की बात करें, यदि इस जगह पर वो ये कहता है कि मैं नवाचार को यानी नए ज्ञान को अधिग्रहित करूँगा यानी उसे अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो नवाचार का पूर्ण उपयोग करने के लिए ये एक निर्णय होगा जो कार्रवाई का सबसे अच्छा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। किस चीज़ का? एक्शन का। क्लियर। अब अगर हम रिजेक्शन की बात करें तो रिजेक्शन इज अ डिसीजन नॉट टू अडॉप्ट एन इनोवेशन। ठीक, अस्वीकृति एक नवाचार को अपनाने का निर्णय नहीं है। ये अर्थात वो अगर रिजेक्ट कर देता है तो रिजेक्शन में क्या होगा कि वो इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं कर रहा है। क्लियर। और अगर वो अडॉप्ट करता है तो अडॉप्ट करने का मतलब क्या होगा कि वो एक्शन लेगा और एक्शन लेकर के क्या करेगा? फुल यूज करेगा उस इनोवेशन का। क्लियर। आगे देख लेते हैं। एक्टिव रिजेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ कंसिडरिंग द अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन एंड देन डिसाइड नॉट टू अडॉप्ट इट। अगर हम डिसीजन की बात करें और उसमें अगर हम रिजेक्शन की बात करें तो रिजेक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव रिजेक्शन और एक होता है पैसिव रिजेक्शन। ठीक है। रिजेक्शन भी दो टाइप का होगा और वो दो टाइप में क्या है? एक टाइप आता है आपका एक्टिव रिजेक्शन का, यानी सक्रिय अस्वीकृति होगी। सक्रिय अस्वीकृति की अगर हम बात करें तो सक्रिय अस्वीकृति में एक नवाचार को अपनाने पर विचार करना और फिर इसे न अपनाने का निर्णय लेना शामिल होता है। आगे देख लेते हैं। पैसिव रिजेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ नेवर रियली कंसिडरिंग द यूज ऑफ द इनोवेशन एट ऑल। निष्क्रिय अस्वीकृति में वास्तव में नवाचार के उपयोग पर विचार करना शामिल नहीं होता है। अर्थात एक्टिव रिजेक्शन में क्या होता है? वो विचार करता है इनोवेशन के ऊपर, उसका एवेल्यूशन करेगा ढंग से और एवेल्यूशन करने के बाद में तब वो उसको अगर रिजेक्ट करता है तो ये एक्टिव रिजेक्शन कहलाएगा। ठीक। और अगर कोई इनोवेशन है और उसके ऊपर उसने एवेल्यूशन नहीं किया हुआ है और एवेल्यूशन ना करने के बाद में अगर उसने रिजेक्शन करा है, अर्थात विदाउट एनी टाइप ऑफ एवेल्यूशन अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द पैसिव रिजेक्शन। ठीक है। ये निष्क्रिय अस्वीकृति है, अर्थात उसने इसके ऊपर विचार ही नहीं किया है और बिना विचार किए ही उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो इसे क्या कहेंगे? पैसिव रिजेक्शन। और अगर विचार करने के बाद में अगर उसने उसका एवेल्यूशन किया है तब उसने निर्णय लिया है तो वो कहलाएगा आपका एक्टिव रिजेक्शन। आगे बात कर लेते हैं। एट दिस स्टेज वन ट्राई टू टेक ऑल द अल्टरनेटिव्स इन कंसर्न एंड चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमॉन्ग देम। अर्थात इस स्टेज में क्या होता है कि सभी विकल्पों को वो क्या करता है? अल्टरनेटिव्स चूज करता है, कोशिश करता है कि उनमें से कोई एक अच्छा कोर्स जो है वो उसको चूज कर सके, एक अच्छे तरीके को चूज कर सके जिसके ऊपर वो काम कर सके। तो डिसीजन स्टेज क्या है? ये थर्ड स्टेज है और ये भी आपकी मेंटल स्टेज है। और इस मेंटल स्टेज में वो क्या करेगा कि किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने और रिजेक्ट करने, ये दो चीज़ें होंगी, या तो वो उसको अडॉप्ट करेगा और या फिर उसको रिजेक्ट करेगा। ये यहाँ पर वो निर्णय ले लेगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था? नॉलेज हुई थी उसे, अवेयरनेस हुई थी, जानकारी हुई थी उसे किसी चीज़ के बारे में। फिर वो पहुँचा सेकंड स्टेज पर जिसे हम कहते हैं परसुएशन स्टेज। परसुएशन स्टेज में वो क्या करेगा? वो उसको जानने का प्रयास करेगा कि उसके ऊपर क्या करेगा? एक एटीट्यूड बनाएगा, या तो वो एटीट्यूड फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ठीक है। और थर्ड स्टेज में जा कर के वो उस पर डिसीजन ले लेगा। अगर उसने फेवरेबल एटीट्यूड बनाया है तो वो यहाँ डिसीजन लेगा अडॉप्ट करने का, और अगर उसने अनफेवरेबल एटीट्यूड बनाया है तो यहाँ पर वो डिसीजन लेगा उसको रिजेक्ट करने का। क्लियर। ये हो गई आपकी 3 स्टेज। तीसरी स्टेज पे पहुँचा और अगर वो उसको अडॉप्ट करने की बात करता है, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया थर्ड स्टेज में,
तब तो ये इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर उसने अडॉप्ट कर लिया तो अडॉप्ट करने के बाद में वो क्या होगा, 4th स्टेज में पहुँच जाएगा। बात कर लेते हैं 4th स्टेज इज इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। अर्थात अब उसने डिसीजन ले लिया है कि मुझे कोई भी जो इनोवेशन है उसको अडॉप्ट करना है। अब देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज अर्थात कार्यान्वयन जो अवस्था है उसके अंदर क्या होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल और डिसीजन मेकिंग यूनिट्स पुट्स एन इनोवेशन इनटू यूज। यानी कार्यान्वयन तब होता है जब एक व्यक्ति एक नवाचार का उपयोग करता है। ठीक है, डिसीजन उसने ले लिया, अब वो क्या करेगा, उसका इम्प्लीमेंट करेगा, एक्शन में लेकर के आएगा, उसका कार्यान्वयन करेगा, क्रियान्वयन करेगा उस नवाचार का। ठीक है, until the implementation stage the innovation decision process has been strictly mental exercise, but implementation involves overt behavior change as the new idea is actually part into practice। अर्थात अब अगर हम बात करें कि अभी तक जो 3 स्टेज थी आपकी, नंबर 1 थी नॉलेज स्टेज, नंबर 2 थी आपकी परसुएशन स्टेज और नंबर 3 थी आपकी डिसीजन स्टेज। ये तीनों की तीनों जो स्टेज थी वो क्या थी, मेंटल स्टेज थी, यानी मानसिक अवस्थाएं थी। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या होता है, ओवर्ट बिहेवियर होता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, एक्शन में लेकर के आएगा चीज़ को, यानी उस इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, कार्यान्वयन करने की कोशिश करेगा और उस कार्यान्वयन के आधार पर वो अगली स्टेज में पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ओवर्ट बिहेवियर यानी कि प्रत्यक्ष व्यवहार परिवर्तन होता है व्यक्ति के अंदर, और जो किसके कारण होता है, न्यू आइडिया के कारण होता है और नई प्रैक्टिस के कारण, नए अभ्यास में भाग लेने के कारण होता है। आगे बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आर लाइकली टू बी मोर सीरियस व्हेन द अडॉप्टर इज एन ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन एन इंडिविजुअल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर अडॉप्टेशन की प्रोसेस में कोई एक व्यक्ति ना होकर के ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, तब वो सीरियस हो जाता है मामला कि कार्यान्वयन कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, संख्या ज़्यादा होगी लोगों की, इंडिविजुअल्स की। ठीक है, और बहुत सारे अगर लोग होंगे तो बहुत सारे लोग किसी भी एक चीज़ के ऊपर एक जैसा विचार रखें, ये आवश्यक नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जा कर के ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कब होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इंडिविजुअल है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्लियर, आगे बात कर लेते हैं। रीजन इज दैट in an organization setting a number of individuals are usually involved in the innovation decision process and the implementers are often a different set of people from the decision makers। हमने इसके बारे में बात कर ही ली कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन होगी और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके की बात करेंगे कि हम इस चीज़ को ऐसे इम्प्लीमेंट करें या ऐसे इम्प्लीमेंट करें, और इन सारे लोगों के विचार सेम हों ये आवश्यक नहीं। तो ये प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर बात करते हैं। अब 5th स्टेज की, दैट इज़ द कन्फर्मेशन स्टेज, और ये क्या है, फाइनल स्टेज है इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस की। कन्फर्मेशन स्टेज को हम कहते हैं स्थायीकरण अवस्था। इसके बारे में बात कर लेते हैं। Confirmation occurs when an individual or decision making unit seeks reinforcement of an innovation decision already made, but he or she may reverse this previous decision if exposed to conflicting message about the innovation। स्थायीकरण तब होता है जब एक व्यक्ति एक नवाचार के सुदृढ़ीकरण की तलाश करता है
पहले से किए गए निर्णय लेकिन वह अपने पिछले फैसले को उलट सकता है यदि नवाचार के बारे में परस्पर विरोधी संदेश उजागर होते हैं। यानी कि वो क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है प्रीवियस डिसीजन को कि वो उसको अडॉप्ट कर रहा है। क्लियर। मान लीजिए उसने कोई भी इनोवेशन था, उस इनोवेशन को उसने अडॉप्ट किया था, थर्ड स्टेज में डिसीजन लिया कि वो उसको अडॉप्ट करेगा, ठीक है, और फोर्थ स्टेज में उसने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जा कर के उसको जो परिणाम थे, उसका जो रिजल्ट रहा वो अनसक्सेसफुल रहा, उसे परिणाम अच्छे नहीं मिले, तो वो कन्फर्मेशन स्टेज में जा कर के क्या कर सकता है कि रिजल्ट को यानी डिसीजन को उलट सकता है, रिवर्स कर सकता है। क्लियर। और अगर कहते हैं वो सक्सेसफुल है तो वो उसको क्या करेगा, कन्फर्म कर देगा, अर्थात उसको परमानेंटली अडॉप्ट कर लेगा। क्लियर। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो वो उसको रिवर्स कर देगा या उसको अडॉप्ट कर लेगा। क्लियर। लेकिन दोनों ही कंडीशन में वो क्या हुआ, कन्फर्मेशन दे रहा है, यानी पांचवी जो स्टेज है, फिफ्थ स्टेज के अंदर पहुंच करके वो कन्फर्मेशन स्टेज का काम कर रहा है। आगे बात कर लेते हैं। द कन्फर्मेशन स्टेज कंटिन्यूज आफ्टर द डिसीजन टू अडॉप्ट और रिजेक्ट फॉर एन indefinite period in time. At this stage, the change agents have the additional responsibility of supporting messages to individuals who have previously adopted. अर्थात समय में अनिश्चित काल के लिए अपनाने या अस्वीकार करने के निर्णय के बाद स्थायीकरण की जो अवस्था है वो कंटिन्यूअस रहती है। अगर हम समय की बात करें कि कन्फर्मेशन स्टेज क्या है, कंटिन्यू रहेगी, चाहे उसने अडॉप्ट कर लिया हो चाहे उसने रिजेक्ट कर दिया हो। क्लियर। और एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होगा, इस स्तर पर परिवर्तन जो एजेंट हैं उन व्यक्तियों को संदेश या समर्थन करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाएगी जो पहले से उस चीज़ को अपना चुके हैं। क्लियर। एज अ सीक्वेंशियल इफेक्ट देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर Discontinuance is a decision to reject an innovation after having previously adopted it. There are two types of discontinuance. अनुक्रमिक प्रभाव के रूप में विच्छेदन की संभावना है। Discontinuance is a decision to reject an innovation after having previously adopted it. अर्थात पहले से अपनाए जाने के बाद एक नवाचार को अस्वीकार करने का निर्णय एक निर्णय है जिसे हम दो प्रकार से देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, जिनके दो टाइप हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप की अगर हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट टाइप इज रिप्लेसमेंट डिसकंटिन्यूएंस, अर्थात प्रतिस्थापन असंतुलन। इसके बारे में देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट डिसकंटिन्यूएंस इज अ decision to reject an idea in order to adopt a better idea that supersedes it. अर्थात एक विचार को अस्वीकार करने के लिए एक निर्णय है जो बेहतर विचार को अपनाने के लिए है। अर्थात अगर मान लो किसी चीज़ को उसने रिजेक्ट करा है तो वो इसलिए रिजेक्ट किया है ताकि वो एक बेटर ऑप्शन चूज कर सके। क्लियर। ऐसा नहीं है उसने कहते हैं एवेल्यूएशन किया और एवेल्यूएशन करने के बाद में उसको ये बेटर नहीं लगा, और बेटर नहीं लगा इस वजह से उसने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, रिप्लेसमेंट कहलाएगा, अर्थात प्रतिस्थापन कहलाएगा। क्लियर। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड इज डिसेंटमेंट डिसकंटिन्यूएंस, अर्थात विघटन असंतोष। दिस इज अ डिसीजन टू रिजेक्ट एन आइडिया एज अ रिजल्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद इट्स परफॉर्मेंस, अर्थात एक विचार को अपने प्रदर्शन के साथ असंतोष के परिणाम स्वरूप अस्वीकार करने का निर्णय है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे जो प्रदर्शन किया है यानी उसे जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट के आधार पर वो क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये आपकी 5 स्टेज थी जिसमें
से गुजर करके कोई व्यक्ति किसी भी नवाचार को, इनोवेशन को या तो अडॉप्ट करता है अथवा रिजेक्ट करता है। क्लियर। और अगर वो एक बार इनसे निकल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, नवाचार निर्णय की प्रक्रिया ये कहलाती है। तो यहाँ पे एक बार और हम देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज में उसको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी। सेकंड स्टेज में वो क्या करेगा, सेकंड स्टेज में जा कर के उसका वो परसुएशन करेगा, यानी एक एटीट्यूड बनाएगा फेवर में या डिसफेवर में, यानी उसका एवोल्यूशन करेगा अपने मानसिक विचार में कि उसकी जो पहले की पास्ट की जो भी कहते हैं क्रियाएं करता था या पास्ट में जो टेक्नोलॉजी यूज करता था या जो विचार वो यूज करता था उससे वो क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। और कंपैरिजन करने के बाद में वो थर्ड स्टेज में पहुंचेगा जहां पर जा कर के वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि उसे उस इनोवेशन को अडॉप्ट करना है या नहीं। और डिसीजन लेने के बाद में अगर वो अडॉप्ट करता है तो उसके बाद में फोर्थ स्टेज में क्या करेगा, वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा, अर्थात उसका एक ट्रायल लेकर के देखेगा। और ट्रायल लेकर के देखने के बाद में क्या है कि लास्ट में जा कर के वो पहुंचेगा कन्फर्मेशन स्टेज में, और जहां पर जा कर के वो स्थायी रूप से या तो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा या उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेज थी जिनसे होकर के व्यक्ति गुजर करके कोई भी डिसीजन लेता है, और इस डिसीजन को हम इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस अर्थात नवाचार निर्णय प्रक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपका कोई रिएक्शन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आपको और भी जो वीडियोज हैं उनके लिंक यहाँ पे मिल सकते हैं और आपको PDF वगैरह भी यहाँ पे प्राप्त हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।